Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 20 मई 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इटली को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं। आज न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ है कवर करने के लिए। सबसे पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने सजेशन दिया है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को कि एक बड़े बेंच के जरिए यूएपीए एक्ट के अंदर में जो बेल को लेकर नियम है ज़रा उसको एक बार रिव्यू करिए। देखो यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में लाया गया ये कानून। इसके नाम से ही अगर आप लोग इस कानून को देखोगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा कि भाई ये क्या करता है। देश में जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करने की बात करता है। मान लो देश के अंदर में किसी के ऊपर में शक पैदा हो रहा है कि ये हिंसा फैला रहा है देश के अंदर में, या हिंसा फैला सकता है, अलगाव कर सकता है, टेरिटरी को तोड़ने की बात कर रहा है, ऐसे कोई स्टेटमेंट्स यहाँ पर वो पब्लिकली दे रहा है, तो उसके ऊपर में यूएपीए एक्ट लगाकर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। समझ गए? तो यूएपीए आज भारत का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है और इस लॉ के अंदर में हमारा मेन पर्पस है टेररिज्म को डील करना, या जो इंडिया के अंदर में सेसेशन एक्टिविटीज़ कई बार देखने को मिल जाती है। यानी कि कई बार कुछ लोग आते हैं ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं, ठीक है, इंडिया का ये हिस्सा अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, ऐसे केसेस को डील करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को बनाया गया ताकि देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी पर रहे। लेकिन यूएपीए की जब हम बात करते हैं तो उसकी पावर्स धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। आज इसकी पावर क्या हो गई है कि किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को, आप समझ जाओ कोई ग्रुप है उसको अगर आतंकवादी ग्रुप घोषित करना है तो ये यूएपीए के पास पावर है। वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इवन केवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करना है तो उसको भी यहाँ पर ये टेरर घोषित कर सकता है। बाकी टेररिज्म रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट करता है, और टेरर सस्पेक्ट जिन पे शक है बेसिक तौर पे, जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको ये अरेस्ट करने का काम करता है। मतलब अभी केवल शक के आधार पे अरेस्ट किया जा सकता है यूएपीए के अंदर में, समझ रहे हैं, और बेल भी नहीं मिलेगी। ये इतना ज़्यादा कठोर लॉ है। तो यही लॉ दोस्तों आजकल चर्चाओं में, और आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से ही उमर खालिद का केस भी न्यूज़ में है, क्योंकि उमर खालिद के ऊपर भी यूएपीए लगा और वो अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद में उसने बेल की मांग की, बट बेल यहाँ पर नहीं मिल पाई। बीच में किसी रिलेटिव का कोई फंक्शन वगैरह भी होगा, उसको ज्वाइन करना था। फिर उसके बाद में किसी की डेथ हुई थी खासकर, उसको भी ज्वाइन करना था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर जब बेल के लिए अप्लाई किया गया तो किसी में भी बेल नहीं मिली। तो अब ये मामला जो है दिल्ली पुलिस के पास में जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली इस केस को देखा गया। 2 जजेस यहाँ पर इस केस को देखते हैं, लेकिन दोनों जजेस के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कॉन्फ्लिक्ट कर गए। एक कह रहा है कि ठीक है, एक कह रहा है नहीं ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बड़े बेंच की आवश्यकता है, क्योंकि मान लो कोई भी केस है जिसमें 2 जजेस की बेंच की बैठक होती है, वो अगर यहाँ पर अपना इस पर सुनवाई करते हैं और दोनों ही जजेस के यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक फेवर में एक अगेंस्ट में है, तो दोस्तों इससे बड़ी बेंच की ज़रूरत पड़ेगी, लार्ज बेंच की ज़रूरत पड़ेगी, 3 जजेस की बेंच की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसमें भी यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है तो बड़ी और भी बेंच की ज़रूरत पड़ सकती है। समझ रहे हैं? तो ये न्यूज़ यहाँ पर यही है कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को अर्ज किया है, इनको यहाँ पर थोड़ा सा जोर देकर बोला है कि जो बेल के प्रोविजंस हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में, इन प्रोविजंस के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की एक लार्ज बेंच की बैठक बैठनी चाहिए। एक बड़ी बैठक बैठे जो इस बेल से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनके ऊपर में सारी चीज़ें रिव्यू किया जाए, नए तरीके से यहाँ पर इन बेल को डिफाइन किया जाए। अब यहीं पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि भाई ये जो बेल हो गया ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कैसे हो गया? क्या बेल वाकई में नहीं मिलता? देखो नॉर्मल जितने भी क्रिमिनल लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें बेल इज़ द रूल होता है और जेल इज़ द एक्सेप्शन होता है, कि भाई अगर संभावना बन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भी संभावना बन रही है, तो उस व्यक्ति को बेल दिया जाए और बेल पर छोड़ दिया जाए। जब जब बुलाएंगे तब तब आ जाएगा, वो क्या दिक्कत है ना? इससे क्या होगा, हमारी जेल के अंदर में ओवर क्राउडेडनेस नहीं बढ़ेगी। वरना जेल में आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कैदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनमें बीमारियां फैलने लगती हैं।
कई बार लोगों की जान जाने लगती है, हमारे पास में वो कैपेसिटी नहीं है उन सभी कैदियों को अच्छी तरीके से रखने का। तो बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, एक्सट्रीम केसेस है तभी यहाँ पर जेल दिया जाए, ठीक है, तभी जेल में उसको भेजा जाए। तो बेसिक तौर पे ये जो आज के समय का लॉ है ना कि बेल इज द रूल जेल इज द एक्सेप्शन, ये एक पर्सनल लिबर्टी को भी प्रोटेक्शन देता है। लेकिन यूएपीए के अंदर में ये बेल वाला प्रोविजन नहीं है, ये याद रखिएगा। यूएपीए का जो सेक्शन नंबर 43D क्लॉज नंबर 5 है, ये एक स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन जनरेट कर देता है बेल के ऊपर में। यानी कि जो कोर्ट है वो बेल दे ही नहीं सकता अगर उनको प्राइमा फेसी एक्यूजिशन बिल्कुल सही लगता है। तो प्राइमा फेसी मतलब कोर्ट को भी देखते ही लग रहा है कि हाँ भाई इसने ये भाषण दिया था, इसने ये बात बोली थी, और ये वीडियोस अवेलेबल हैं, पब्लिकली अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। यानी कि एक नज़रिए में दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर ये जो इल्ज़ाम लगे हैं वो बिल्कुल सही हैं, तब यहाँ पर कोर्ट भी बेल नहीं दे सकता, ये याद रखिएगा। तो बेल मिलना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूएपीए के अंदर में। अब क्वेश्चन है कोर लीगल कॉन्फ्लिक्ट की। तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर कह रहा है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में कई बार कह सकते हैं कि हम लोगों को इनोसेंस नाम की जो चीज़ है उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन कई बार जो देश की सुरक्षा है वो ऑर्डिनरी बेल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कई बार जिन लोगों को बेल मिलनी चाहिए वो बेल नहीं मिल पा रही है, समझ रहे हैं। तो इसी के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि भाई थोड़ा सा इस पर जोर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला लंबे समय तक किसी को जेल में रखना, अभी उसके ऊपर में ट्रायल चल रहा है। फिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट आ जाता है, आर्टिकल 21 जो बेसिक तौर पे एक जीने का अधिकार देता है। तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं आर्टिकल 21, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान देना होगा, यूएपीए के रिस्ट्रिक्शन हो गए। एक तरफ बेल के प्रिंसिपल्स हैं, बेल के सिद्धांत, और दूसरी तरफ यहाँ पर भाई अब बेल पे छोड़ दिया जाए, ऐसा वाकई में ना हो जाए कहीं वो व्यक्ति यहाँ पर देश में कोई टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सके। तो एंटी टेरर सेफगार्ड्स यहाँ पर ये आ जाता है। तो मामला यह है कि एक टेंशन जनरेट हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी पे काम किया जाए या नेशनल सिक्योरिटी लॉ को देखा जाए। तो क्वेश्चन है कि भाई इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत को लेकर आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सिद्धांत यही रहेगा, बेल इज़ द रूल जेल इज़ द एक्सेप्शन। ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट है। और इसमें कहा जाता है कि भाई देखो आर्टिकल 21 एक व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, खुलकर जीने का अधिकार देता है, उसको पर्सनल लिबर्टी देता है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई अगर लंबे समय तक एक व्यक्ति को जेल में रखा जा रहा है, उसको ट्रायल पे रखा जा रहा है, कोई भी यहाँ पर सबूत अभी भी नहीं मिल पाए हैं, उसको मुजरिम साबित नहीं कर पा रहे, तो फिर यहाँ पर ये जस्टिफाई नहीं करता कि भाई उसको उस समय पर जेल में रखा जाए, उसको बेल मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं? आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि आप बड़ी बेंच की बैठक करो, क्योंकि रिसेंटली दो जज की बेंच की बैठक हुई। अब दो जज ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, मैटर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, किसी ने फेवर में किसी ने अगेंस्ट में। अब क्या हुआ, जजमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग की वजह से अब यहाँ पर बड़ी बेंच की ज़रूरत है, जिससे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जजेस इसको यहाँ पर ओवरव्यू कर सकें। समझ रहे हैं? अब संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ इसके अंदर में इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे आर्टिकल 21 लाइफ, राइट टू लाइफ है ना, पर्सनल लिबर्टी, स्पीडी ट्रायल, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को लंबे समय तक जेल के अंदर में रखना बिना किसी ट्रायल के, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन कर सकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। दूसरा, प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि जो बेसिक क्रिमिनल लॉ होते हैं, यानी बेसिक यहाँ पर जितने भी कानून आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके सिद्धांत को भी देखोगे तो जो एक्यूज्ड होता है वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आपने यहाँ पर उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर देना है, जब तक आप उसको मुजरिम घोषित नहीं कर देते, तब तक तो भाई वो इनोसेंट ही है ना। तो जब पहले एविडेंस लेकर आओ, एविडेंस लेकर आने के बाद में उसको एक जो उस पर इल्ज़ाम लगे हैं खासकर उसको गिल्टी प्रूव करो, तब जाकर क्या होगा कि ये सिचुएशन ठीक होगी। अदरवाइज यहाँ पे लंबे समय तक केवल उसको जेल में रखना बिना किसी ट्रायल के, ये कहीं ना कहीं बेल के प्रोविजंस को आज के समय पर तोड़ देता है। ठीक है, और आर्टिकल यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी करता है, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद की कई बार जो बेल पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। उमर खालिद को कुछ अलग अलग रिचुअल्स के लिए जाना था, अपनी मदर की केयरिंग के लिए जाना था। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी बेल हैं इन सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। ओके, तो एनालिसिस क्या कहता है? एनालिसिस ये कहता है कि देखो आज भी ना बहुत सारे लोग इस यूएपीए को लेकर, बोला जा रहा है कि यूएपीए एक तरीके से ड्रैकोनियन लॉ की तरह है, गवर्नमेंट को एक्सट्रीम पावर देता है, गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, बिना किसी ट्रायल के उसको कस्टडी में रखा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है ना, बेल भी नहीं मिलेगी उसे। सिचुएशन आपके सामने है। तो इसमें एनालिसिस ये है कि भाई यूएपीए के प्रति आप देख पाओगे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स फेवर में भी हैं और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको इसके अगेंस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही तरफ लोग बटे हुए हैं। फेवर में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में बोला जा रहा है कि भाई कोई भी टेरर ऑफेंस है,
कोई इस तरीके की आइडियोलॉजी रखता है, आइडियोलॉजी को बढ़ाने की बात करता है, देश के अंदर में खतरा पैदा करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसको इसी तरीके से जेल में रखना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि अगर उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा तो वो अपने जितने भी एविडेंस सबूत हैं उनके साथ में छेड़छाड़ कर सकता है, दूसरे नेटवर्क को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी को एक बहुत ही मजबूत प्रिवेंटिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो बेल नहीं दिया जा रहा है ये सही है, काफ़ी लोगों का ये कहना है। दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट में अगर आप क्रिटिसिज्म देखोगे तो वो क्या है कि भाई लंबे समय तक एक व्यक्ति को कैद खाने में रखना बिना कॉन्विक्शन के, ट्रायल भी नहीं हो रहा, कॉन्विक्शन रेट भी यहाँ पर कम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि ये मिसयूज़ को बढ़ा देता है। आने वाले समय पर अभी ये है, कल कोई और होगा, फिर परसों कोई और होगा, तो इसका जो मिसयूज़ है यानी दुरुपयोग है लॉ का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसके प्रति एक क्रिटिसिज्म भी इस तरीके से देखने को मिल जाता है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। कभी भी ये आर्टिकल आपने रिवाइज करना हो तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। इस आर्टिकल से केवल और केवल आप लोगों से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग यूएपीए। तो यूएपीए के बेसिक फैक्ट्स मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। यूएपीए का सेक्शन 43D क्लॉज नंबर 5 ये थोड़ा सा याद रखेगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का है। ठीक, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी हमारे रेलिवेंट है जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने रैबिड और डेंजरस डॉग्स जो हैं उनके यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है। यानी ऐसे डॉग जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, ऐसे डॉग्स जो लगातार रेबीज़ को फैला रहे हैं उनको यूथनेशिया दे दिया जाए, जहर का इंजेक्शन देकर उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, जिस वजह से अभी न्यूज़ में बना हुआ है। तो आइए एक एक करके मैं आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो कॉन्टेक्स्ट है इसको समझाता हूँ। लेकिन इस आर्टिकल पर फर्दर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, जहाँ पे न्यूज़पेपर का आर्टिकल और इसमें से बने बनाए नोट्स, रिवीजन पॉइंटर, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दिया करो, आप लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने रैबिड और डेंजरस डॉग्स के यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है। क्योंकि ये जजमेंट कोई नया नहीं, आपका होगा ये तो भाई पिछले साल ही 7 नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था, बिल्कुल सही बात है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में जोर डाला जा रहा था कि भाई इस जजमेंट को मॉडिफाई करो, ठीक है, इनको यूथनेशिया देने की बात मत करो। तो कोर्ट ने यहाँ पर फिर से इस केस को देखा और मॉडिफिकेशन करने की बजाय साफ साफ इनकार कर दिया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जो कहा था वैसे ही फॉलो किया जाएगा। और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पहली बात तो वहाँ से सारे के सारे कुत्तों को हटाया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस मतलब स्कूल के आसपास हो गए, हॉस्पिटल्स के आसपास हो गए, तो वहाँ से हटाएंगे। जो डॉग्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उनको यूथनेशिया देने की बात की गई है, या जो रेबीज़ फैला रहे हैं उनको यूथनेशिया देने की बात की गई है। तो मैटर क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इस आर्टिकल में। प्रीलिम्स के लिए रेबीज़ के बारे में ज़रूर से पढ़ लेना, वो भी एक एक करके मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, ये न्यूज़ किस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को मॉडिफाई करने से मना कर दिया और कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, लीगली परमिटेबल कर दिया है, अलाउ कर दिया है कि भाई आप रैबिड डॉग्स जो हैं जो रेबीज़ फैला रहे हैं या जिनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता आज के समय पर, जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, या डेंजरस या कह सकते हैं अग्रेसिव डॉग्स हैं, उनको आप यूथनेशिया दे सकते हैं, यानी उनको मार सकते हैं एक जहर का इंजेक्शन देकर। ठीक है, फिर उसके बाद में कोर्ट एक चीज़ और बोलता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास में अपना खुद का एक फुल्ली फंक्शनल एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होना ज़रूरी है। यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास में क्या होगा, ABC अपना एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, जिसका मेन पर्पज़ होगा कि जो ये डॉग्स हैं दोस्तों, इनका स्टेरिलाइजेशन किया जाए। स्टेरिलाइजेशन करने से क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के ऊपर में हम लोग फोकस करेंगे। अब क्वेश्चन यह है कि जो मेन डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की साइड से वो एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहला पॉइंट, मेन डायरेक्शन ये कहते हैं रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द सेंसिटिव पब्लिक स्पेसेस।
जितने भी पब्लिक स्पेसेस आज के समय पर प्रेजेंट है, पब्लिक स्पेसेस का मतलब यहाँ पर है ये है हमारे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, बस डिपो हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, या कोई और सरकारी संस्थान हो गया जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन सभी जगहों से ये जो सड़क पर घूमने वाले डॉग्स हैं इनको हटा देना चाहिए। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से बोला गया है कि भाई इनको कंप्लीट तरीके से रिमूव कर देना। ठीक है, कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि भाई इनको अच्छे से वैक्सीनेट कर देना, स्टरलाइजेशन दे देना, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन आगे ना बढ़ सके, और डॉग को एक शेल्टर में रख देना, वहाँ से ये दोबारा रिलीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर यह भी क्लैरिटी मिल चुकी है। और अगर कोर्ट ने ये चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करी भी है कि भाई देखो जब रिलीज़ हो भी रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के तरफ आसपास यहाँ पर ये कुत्ते रिलीज़ भी हो रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पर उनमें जो खासकर वैक्सीनेट वगैरह है उनको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ये जो बीमारी है, रेबीज़ की बीमारी है, वो किसी इंसान में फैलते हुए ना नज़र आए। तीसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है यूथनेशिया परमिटेड इन स्पेसिफिक केसेस। ये कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है किसी भी नॉर्मल डॉग को यूथनेशिया दे दिया जाएगा, नहीं भाई, जो डॉग ठीक है, कोई अग्रेसिवनेस नहीं है, आराम से यहाँ पर रह रहा है, तो उसको क्यों क्यों यूथनेशिया दिया जाएगा। ये केवल और केवल उनके लिए है जो रेबिड डॉग्स है, जो रेबीज़ फैला रहे हैं, या जिनमें बीमारी है, जो ठीक नहीं हो सकते, या जो देखने में बहुत डेंजरस है, लगातार लोगों को काट रहे हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, इनके लिए केवल यूथनेशिया को अलाउ करा गया है, वो भी केवल और केवल परमिसिबल प्रोसीजर्स के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ पर उठाकर यूथनेशिया नहीं दे दिया जाएगा। बाकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एबीसी सेंटर बनेंगे जिससे कि डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एबीसी सेंटर को लेकर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, तो पता होना चाहिए कि भाई एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स एग्जैक्टली हैं क्या। तो ये 2023 के नियम हैं, ये नियम का मेन पर्पज़ है आज स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन को प्रमोट करना, इनको गवर्न करना। ठीक है, या जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका मैनेजमेंट करना, जिससे कि उनकी प्रॉपर मात्रा में जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, और रेबीज़ नाम के जो ये बीमारी है इसको फैलने से रोका जा सके। क्योंकि वैसे तो देखो रेबीज़ की वैक्सीनेशन है, तो कोई डॉग अगर काट ले और इंजेक्शन इंसान प्रॉपर तरीके से सारे डोज ले ले तो उसको कोई रेबीज़ से खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये काट लेता है डॉग, काटने की वजह से दोस्तों प्रॉब्लम यह है, कोई अगर इंजेक्शन में लापरवाही कर दे तो रेबीज़ के केसेस आ सकते हैं। और रेबीज़ अगर शरीर में दिखना शुरू हो गया, मान लो अगर रेबीज़ के लक्षण नज़र आ गए, तो लक्षण देखने के बाद में उस व्यक्ति के बचने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर लक्षण दिख गए तो यहाँ पर उसकी डेथ निश्चित है, ये याद रखिएगा। तो इतना ज़्यादा खतरनाक है रेबीज़। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पर कोर्ट कहता है आर्टिकल 21 का एक कह सकता है टैग देता है कि भाई राइट टू लाइफ, लोगों के पास में ऑब्वियस सी बात है खुला रहने का, घूमने का अधिकार है, तो डॉग्स की वजह से किसी के ज़िंदगी के ऊपर में असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 51A क्लॉज जी के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा एक अधिकार भी है, हमारा एक कर्तव्य भी है कि हम अपने लिविंग क्रीचर्स के प्रति एक कंपैशन, एक दया दिखाएं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि देखो जानवरों के भी पास में भी अधिकार है, ऐसा नहीं है एनिमल राइट्स की हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन एनिमल राइट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ में एनिमल राइट्स इतने भी ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए, हम इसको इतना प्रायोरिटी पे रख दें कि ये ह्यूमन सेफ्टी को ओवरराइड कर जाएं, कि लगातार रेबीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है देश के अंदर में, तो ये ह्यूमन सेफ्टी को ओवरराइड नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पर कोर्ट कहता है। अब क्वेश्चन यह है कि रेबीज़ इतना सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू कब से बन गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा रेबीज़ का बर्डन आज भारत में देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। रेबीज़ के केसेस अगर यहाँ पर सिम्टम दिख गए तो समझ जाना 100% मौत निश्चित है, जैसे मैंने आपको बताया, समझ रहे हैं। और चैलेंज क्या है आज के समय पर, बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे रेबीज़ की वजह से मृत्यु होती है, क्योंकि डॉग की पॉपुलेशन मेंटेन नहीं है, डॉग की आबादी बहुत ज़्यादा है, पुअर वैक्सीनेशन कवरेज, वैक्सीनेशन यहाँ पर नहीं करवाते लोग, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को कोर्ट ने उठाया और क्या मैटर, क्या डिसीजन दिया, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। कभी भी इस आर्टिकल को रिवाइज करना है आपने तो आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स, कि एग्जैक्टली मेन कोर न्यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस और वगैरह वगैरह सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अब रेबीज़ के बारे में देखो 7 नवंबर, ये अगस्त में मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी किया हुआ था रेबीज़ के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस समय पर भी ये पूरा जजमेंट दे रहा था। तो रेबीज़ है क्या, रेबीज़ एक फेटल जोनोटिक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये रेबीज़ जो होती है ये आरएनए वायरस से फैलती है। जो रेबीज़ वायरस है ये आरएनए वायरस है, पूछ ले आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है, तो ये आरएनए वायरस है। ये वायरस अगर कुत्ता काट ले, घाव में कुत्ते का सलाइवा लगा रहे, लार लग जाए, तो उसके ज़रिए ये वायरस फैलना शुरू होता है और ये धीरे धीरे करके दिमाग पे चढ़ता है, और एक बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक कर दिया, देन उसके बाद में 100% उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे मल्टीपल केसेस रेबीज़ के आते हैं, सिम्टम्स दिखने में समय लग सकता है, प्रॉब्लम यह है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें।
अगर यहाँ पर कोई डॉग ने नाखून वगैरह भी मार दिया है, खून निकलने लगा है, तो उस समय पर भी वैक्सीनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को। ठीक है। और खून वगैरह नहीं निकल रहा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट खून निकल रहा है मतलब घाव हो गया, और हो सकता है यहाँ पर उस घाव के अंदर में जो रेबीज़ वायरस है वो पनप जाए और वो बॉडी के अंदर में फैलना शुरू हो जाए। और अगर मुंह से काट रहा है, उस डॉग ने काट लिया है, उसका सलाइवा यहाँ पर बॉडी में लग चुका है, तो फिर यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, फटाफट यहाँ पर उसको वॉश करना है, साबुन से रगड़ कर धो लेना है, साफ़ कर लेना है, और तुरंत यहाँ पर जो भी वैक्सीनेशन डोज बनवाई गई है वो वैक्सीनेशन डोज लेनी है। ठीक है। जो भी यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ देनी है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो हमने सिम्टम्स के बारे में समझा कि भाई शुरुआत में जब सिम्टम दिखने शुरू भी होते हैं, कुछ समय बाद दिखते हैं, बुखार, थकान, है ना, उसके अलावा जहाँ पे कुत्ते ने काटा है वहाँ पे चिड़चिड़ापन, ये सब सिम्टम्स यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है। फिर जब ये खतरनाक तरीके से रेबीज़ चढ़ने लगता है तो एक इंसान के अंदर पैरालिसिस हो सकता है, फिर वो कोमा में चले जाता है, फिर लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है ना। आज यहाँ पे जो रेबीज़ है दोस्तों, रेबीज़ की वजह से आप देख पाओगे मल्टीपल केसेस आ रहे हैं। फिलहाल तो ये जो नंबर है आपके सामने, ये खासकर द हिंदू डेटा टीम की साइट से दिया गया था कुछ समय पहले कि 3.7 मिलियन केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, डॉग बाइट के केसेस, यानी कि कुत्ते के काटने के केसेस इतने सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये सब रेबीज़ के नहीं है, कुत्ते के काटने के हैं, जिसमें से लगभग यहाँ पर 100 के आसपास ह्यूमन डेथ भी हुई है रेबीज़ की वजह से। अब क्वेश्चन है प्रिवेंशन को लेकर कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, डॉग को वैक्सीनेट कर लिया जाए, जिससे रेबीज़ फैलेगा नहीं। ये एक पहला सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है। ठीक है। दूसरा, ह्यूमन वैक्सीनेशन। ह्यूमन वैक्सीनेशन में दो तरीके होते हैं, एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सिस, ठीक है, हाई रिस्क ऑक्यूपेशन जैसे वर्क है ना, उसके लिए यहाँ पर ये प्री वैक्सीनेशन होता है। एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सिस ज़्यादा बेस्ट है कि अगर यहाँ पर एक कुत्ते ने काट लिया, घाव हो गया है, तो तुरंत यहाँ पर उसको साफ करके धो लिया जाए और अपना फुल वैक्सीनेशन का कोर्स, जो भी 4 से 5 डोज दी जाती हैं, वो डोज को यहाँ पर फॉलो कर लिया जाए। और इसके माध्यम से क्या होगा, कुत्ता काट भी ले तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सिस 100% इफेक्टिव है अगर सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो। ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके सामने प्रश्न मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और इसका आंसर भी हाथों हाथ दे दूंगा। क्वेश्चन यह है कि रेबीज़ के रेफरेंस में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या रेबीज़ जो है ये डीएनए वायरस की वजह से होता है, वो डीएनए वायरस जो बेसिकली रैप्डोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सिस है, पीईपी, ये 100% इफेक्टिव है अगर इसको सही तरीके से दे दिया जाए रेबीज़ के अगेंस्ट में। तो बताएं दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं। जल्दी जल्दी आंसर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। आंसर इसका वैसे हो जाएगा बी 2 ओनली, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था कि रेबीज जो है ये आरएनए वायरस की वजह से होता है, नॉट फ्रॉम अ डीएनए वायरस, और ऊपर स्टेटमेंट में डीएनए वायरस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बात करता है एनएचआरसी के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। पहले तो भाई आपका एनएचआरसी ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है एनएचआरसी को लेकर। फिलहाल वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं अपना। लेकिन आर्टिकल क्या कहता है, एनएचआरसी ने सेंटर गवर्नमेंट से मांग की है टू रिव्यू चेंजेस इन अ ट्रांस लॉ। ट्रांसजेंडर्स को लेकर यहाँ पे कुछ नियम, कुछ अधिकार हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 2014 में ये शुरू होता है। 2014 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए नालसा जजमेंट आया था। फिर नालसा जजमेंट में 2019 में अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया। फिर अब 2019 वाला जो अमेंडमेंट है, फिर 2026 में एक और अभी बदलाव किया गया है कुछ दिनों पहले। अब जब कुछ दिनों पहले 2026 में बदलाव हुआ तो इससे दोस्तों बहुत बवाल होना शुरू हो गया है। ठीक है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट भी किया है कि भाई 2026 वाला जो ये बदलाव है ये सही नहीं है, इस बदलाव को यहाँ पर वापस से हटाया जाए। तो एनएचआरसी जो बेसिक तौर पे ह्यूमन राइट्स की बात करता है, मानव के अधिकारों की बात करता है, तो एनएचआरसी भी यहाँ पर सरकार से कहता है कि बरा अपने जो चेंजेस जो भी करे हैं उनको रिव्यू कर लो एक बार, है ना। क्योंकि ये कम्युनिटी की साइड से बहुत चिंताएं दिखाई दे रही हैं, ये कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, ये कह रही है भाई 2019 वाली जो सिचुएशन है उसको एज इट इज रख दो, 2026 वाला चेंज हम लोग नहीं फॉलो करने वाले। तो एनएचआरसी ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाई इसमें बदलाव कर लो, दोबारा से जैसा पहले था वैसा रहने दो। तो ये मैटर यहाँ पर चल रहा है। अब ये नया बदलाव, पुराना बदलाव, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिस्कशन क्या है, एक एक करके समझाऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली खबर चल क्या रही है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यूनियन गवर्नमेंट से कहा कि हाल ही में जो अमेंडमेंट करे गए हैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट के अंदर में, इस बदलाव को वापस से ठीक कर दो। जो आपके बदलाव हैं वो बदलाव लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन यह है कि ये बदलाव है क्या। मैं आपको शुरू से समझाता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों देखो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, अब जब ट्रांसजेंडर है, ये एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको हम ट्रांसजेंडर कह देते हैं पूरी कम्युनिटी को एक पहचान देने के लिए।
लेकिन जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक पूरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं LGBTQIA, ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ठीक है, ये सारे यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो ये यूज़ किए जाते हैं, प्लस में यहाँ पर इसमें इस प्रकार के और भी लोग शामिल हो जाते हैं, समझ गए। तो ये लोग LGBTQIA इसके अंदर में धीरे धीरे करके अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। पूरी कम्युनिटी को अलग से सेपरेटली एक पहचान देने के लिए ट्रांसजेंडर कह दिया जाता है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। लेकिन ये लोग धीरे धीरे करके अपने आप को सेल्फ आइडेंटिटी देते हैं, सेल्फ पहचान देते हैं, कौन लेस्बियन है, कौन गे है, कौन बाइसेक्सुअल कैटेगरी में है, कौन क्वीर कैटेगरी में है, तो वो सब अपने आप को धीरे धीरे करके सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं, याद रखना। और ये खुद से अपने आप को पहचान देने की, क्योंकि उनको जैसा फील हो रहा है उस हिसाब से अपने आप को सेल्फ आइडेंटिटी देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसको मान्यता दे दी कि ठीक है भाई, जो ट्रांसजेंडर पर्सन है ये थर्ड जेंडर कैटेगरी होगी देश में। 2014 से पहले मेल फीमेल हुआ करता था, अब 2014 में मेल, फीमेल और अदर यानी थर्ड जेंडर कैटेगरी आ गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इससे राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी, इन सब अधिकारों को हम लोग यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जेंडर को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का पावर दे दिया है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर एक कॉलम दे दिया गया है, अब वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे वो मतलब कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं। LGBTQIA के अंदर में सबको मिला के बस खाली हम एक सेपरेट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कह देते हैं। तो ये जो जजमेंट है दोस्तों, ये ट्रांसजेंडर के राइट से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड था। कोर्ट कहता है भाई यहाँ पर सुनो, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसकी मर्जी जैसा रहना है वैसा रह ले, ठीक है, कोई किसी पे रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। तो यहाँ पर ये संविधान के मेन फाउंडेशन बन गए, जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर को अधिकार देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट की साइड से। तो सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में ये सारे के सारे अधिकार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दे दिए। अब होता यह है, ये 2014 में सारे अधिकार दिए गए थे। 2019 में दोस्तों यहाँ पर एक नया एक्ट लागू हो जाता है, नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। कब हुआ? 2019 में। और इस अधिकार ने क्या करे, और भी बहुत सारे कह सकते हैं कि प्रोविजंस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड करवा दिए। क्योंकि इस एक्ट का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस क्या था? सबसे पहली बात कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति जो भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी भेदभाव हो रहा है उसको प्रोहिबिट करना, खत्म करना, ठीक है, उनके कल्याण की बात करना और ट्रांसजेंडर राइट्स की प्रोटेक्शन करना, स्पेशली एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विसेज कैटेगरी में। जो उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग ये बात कर रहे थे। अब होता क्या है, ये जो पूरा एक्ट है 2019 वाला एक्ट, इसने एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस को शामिल कर दिया। यानी कि हमने तो ट्रांसजेंडर बोल दिया था, अब ट्रांसजेंडर के अंदर में जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ठीक है, जो भी यहाँ पर बनना चाहते हैं या जो भी जैसा उनको फील हो रहा है, वो अपने आप की सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने आप का सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं कि वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अपनी खुद की पहचान खुद कर सकते हैं। ये वाली बात कब हो गई थी? 2019 में। तो यहाँ पर काफ़ी लोग खुश हुए, लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया इस जजमेंट को, इस राइट को। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, 2026 में एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। क्योंकि ये जो 2019 के अंदर में ये वाला जो अधिकार था 2019 वाला, इसमें क्या हुआ था, इसमें आपने देखा कि भाई जो ये लॉ है ये एक तरीके से रिकॉग्निशन, एक बढ़िया पहचान दे रहा है कि ये जो कम्युनिटी है अपनी खुद की सेल्फ जेंडर आइडेंटिटी कर सकती है, खुद का सर्टिफिकेशन कर सकती है ना। चाहे तो अपने आप को किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, जो कैटेगरी में रखना है अपने आप को रख सकते हैं। लेकिन अभी 2026 में इसी लॉ के अंदर में दोस्तों बदलाव कर दिया था गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले। और क्या बदलाव हुआ है कि ऐसे कोई भी अपने आप की सेल्फ आइडेंटिटी नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, ऐसे कोई भी अपने आप की सेल्फ आइडेंटिटी नहीं कर सकता। अगर सेल्फ आइडेंटिटी करनी है कि वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले उनको मेडिकल सर्टिफिकेशन प्रोसेस करना होगा, यानी मेडिकल चेकअप करवाना होगा, पूरा बॉडी का मेडिकल चेकअप होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो चीज़ें देखेंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि उनको कोई सी पहचान देनी है, वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो उनके मेडिकल सर्टिफिकेशन के आधार पर दिया जाएगा। अगर मेडिकल सर्टिफिकेशन वैसा है जैसा वो लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पर उनको ब्यूरोक्रेसी से, ठीक है, उनको ब्यूरोक्रेसी के साजिश से वेरिफिकेशन किया जाएगा, एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये, पहले इनके पास में जो सेल्फ चॉइस हुआ करती थी, अपने हिसाब से किसी भी यहाँ पर कैटेगरी को चुन लो, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर लो, वो वाला सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला मामला खत्म हो गया। अब यहाँ पर स्टेट सर्टिफिकेशन आ गया, गवर्नमेंट सर्टिफाइड करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी, वो भी मेडिकल चेकअप होने के बाद में, कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये मैटर चला, जिससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की साइड से प्रोटेस्ट हुआ। अब NHRC यहाँ पर उनको सपोर्ट करता है, अपना रिकमेंडेशन देता है। और यहाँ पर जो NHRC है उसका पहला कहना है
रिस्टोर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का पहले हुआ करता था उसको वापस से शामिल कर दो, वापस से ये सिद्धांत इन लोगों को दे देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें मेडिकल टेस्ट और ब्यूरोक्रेसी स्क्रूटिनी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ये बात एनएचआरसी कहता है। दूसरा बोला जा रहा है एजुकेशनल एक्सेस के बारे में, यानी रिकमेंडेशन। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिट करना होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जेंडर, ये यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। तो जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है उनको एडमिट करना होगा सेल्फ आइडेंटिटी की जेंडर के बेसिस पर। ठीक है, इससे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाएगा, ये एनएचआरसी कह रहा है। फिर कह रहा है कि जो 2027 की जनगणना है, 2027 का जो यहाँ पर सेंसस होगा उसमें एक सेपरेट कैटेगरी को देना होगा, इंटरसेक्स, ट्रांसमैन और ट्रांस वेमेन की जो कैटेगरी है वो देना होगा, जिससे हम बेटर तरीके से इनका वेलफेयर और बेटर तरीके से इनका डेटा इकट्ठा कर सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी देश के अंदर में देखने को मिलती है। तो इनके डॉक्यूमेंट्स की जब बात आ रही है तो भाई सर्टिफिकेशन वगैरह लेन दो, ठीक है, और ये सेल्फ स्टेट सर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस इसमें से हटा दो जो यहाँ पर आपने शामिल करने की कोशिश करी है। आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि एनएचआरसी कह रहा है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखेंगे तो उसके हिसाब से आपने जो ये अमेंडमेंट कराया 2026 में, ये अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 की, है ना, तो हम यहाँ पर आर्टिकल 14 की जब बात कर रहे हैं तो वो क्या, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़रिए में सब समान है, एक समान है, सब बराबर है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है कि भैया सेक्स के, जेंडर के बेसिस पर जो ये भेदभाव है वो किसी के बीच में नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 19 की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर में जेंडर एक्सप्रेशन, अपीयरेंस, आइडेंटिटी, ये तीनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए। आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, पर्सनल ऑटोनॉमी की बात करता है। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव आता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहता है कि भाई ये जो समस्या है ना, या ये जो इशू है, ये इनकी पहचान को ख़त्म कर देगा। तो जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं उस हिसाब से चलने दीजिए। तो एनएचआरसी की ये पर्टिकुलर डिमांड है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई। कभी भी रिवाइज करना हो तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स। अब देखिए आपने करना क्या है सेपरेटली, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर में आप लोगों से डायरेक्टली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। पॉलिटी के अंदर जब आप पूरी किताब पढ़ते हो, अपनी स्टैटिक बुक पढ़ते हो, तो उसमें एनएचआरसी के बारे में सेपरेटली पढ़ते हो। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है क्या, आइए एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसा कमीशन है जो बेसिकली मानव अधिकारों की बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात याद रखिए दोस्तों, ये जो कमीशन है ये एक प्रकार का स्टैचुरी बॉडी है। दो प्रकार की बॉडीज होती हैं, एक होती है स्टैचुरी बॉडी, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मेन पर्पस क्या है, जो संविधान के अंदर में मेंशन की गई है। ठीक है, लेकिन स्टैचुरी बॉडी क्या है, जो बेसिकली एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनाई गई, यानी पार्लियामेंट में एक कानून के जरिए इस बॉडी को क्रिएट करा गया। तो एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको बनाया गया था ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी और सिविल लिबर्टीज़ की सुरक्षा करने के लिए, और इसको बनाया गया था एक एक्ट के माध्यम से जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर आती है बात आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं, यानी ये जो एनएचआरसी को लेकर एक्ट था इसमें बाद में 2006 में कुछ बदलाव करे गए, 2019 में भी कुछ संशोधन करे गए। तो एनएचआरसी आज के समय पे याद रखिएगा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पूछ ले क्या एनएचआरसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। ठीक है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो बेसिकली यहाँ पर एक पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए क्रिएट करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एनएचआरसी ने मानव अधिकार की एक डेफिनेशन को समझाया है इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो इस डेफिनेशन को देखोगे तो एनएचआरसी का सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी जो है ये कहता है ह्यूमन राइट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित, उसकी छूट से संबंधित, उसको क्या क्या फ्रीडम मिल रही है, उसकी इक्वालिटी और उसकी यहाँ पर जो गरिमा है, इन सब से रिलेटेड जितने भी राइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वही ह्यूमन राइट्स हैं। और ये ह्यूमन राइट्स आज भारत का संविधान भी इन सभी लोगों को देता है। ऑब्वियस सी बात है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं किसी के तो वो कहाँ जाता है, सीधा कोर्ट जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये एनफोर्सेबल बाय इंडियन कोर्ट्स हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है कि अगर ये वॉयलेट हुए, ये अधिकार कोई छीनने की बात करेगा तो कोर्ट यहाँ पर बीच में आएगा आपके फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करने के लिए। अब ये एनएचआरसी का कॉन्सेप्ट तो बहुत सही है भाई, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ के आधार पर बनाया गया, तो ऐसे ही दोस्तों प्रिंसिपल्स पेरिस के अंदर कुछ अडॉप्ट करे गए थे जिसको बोलते हैं पेरिस प्रिंसिपल्स। तो ये पेरिस सिद्धांत है 1991 के, ये इंटरनेशनल नियम अडॉप्ट करा गया था यूनाइटेड नेशन की साइड से। इसी से ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो नियम है वो हमने अपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर में बना लिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है इंडिया में जो ये कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका मेन कॉम्पोजिशन क्या है। मेन कॉम्पोजिशन की जब बात आती है तो फर्स्ट इसके चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि इतनी बड़ी बॉडी है तो भाई कोई तो मेंबर्स होंगे ना, ऐसे थोड़ी रन करती होगी।
तो भाई इस बॉडी में एक तो होते हैं चेयरपर्सन, याद रखिएगा, ठीक है। अब वो चेयरपर्सन जो होता है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी चेयरपर्सन बन सकता है। अब एक चेयरपर्सन हो गया, बाकी इसमें 5 होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, तो टोटल 6 हो गए क्योंकि एक चेयरपर्सन है। तो 5 फुल टाइम मेंबर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर आपके जुडिशियल मेंबर्स हो गए और ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हो गए। फिर ये टोटल 6 के बाद दोस्तों उसके अलावा 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी इसमें आते हैं। और ये जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं ये इसी प्रकार से अलग अलग कमीशन से आते हैं। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन के चेयरपर्सन, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इन सभी के चेयरपर्सन इसमें शामिल होते हैं। तो एक हो गए चेयरपर्सन, 5 हो गए फुल टाइम मेंबर्स और इसमें 7 आपके हो गए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो ये टोटल मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। ये कॉम्पोजिशन होता है NHRC का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। इसको एक बार यहाँ पर एग्जैक्टली आप रिवाइज कर सकते हैं इस छोटे से फोटो के माध्यम से। ओके, आई होप यह भी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, कॉम्पोजिशन समझ में आ चुका है। अब सवाल यह है कि भाई चेयरपर्सन या बाकी सारे जो मेंबर्स हैं NHRC के, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइड से। भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो अकेले अपॉइंट नहीं करते, क्योंकि जैसे बाकी सारे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लास्ट में अपॉइंटमेंट करते हैं, अप्रूवल देते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ सिचुएशन है तो सही, लेकिन एक मेंबर कमेटी बनती है, 6 मेंबर की कमेटी। वो कमेटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पर ये लोग सदस्य बनने चाहिए NHRC के, तब जाकर NHRC के मेंबर्स बनाए जाते हैं। समझ गए? तो 6 मेंबर की कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी और कमेटी में एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरे स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर उसके बाद में डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। तो ये 6 मेंबर्स होते हैं। ये 6 मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर में ये मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे। लिस्ट बनाने के बाद में प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है और प्रेसिडेंट इन 6 मेंबर्स के कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर अपॉइंटमेंट कर लेता है। अब NHRC में जो भी चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं वो कितने समय के लिए होता है? तो भाई 3 साल का इनका टेन्योर होता है या फिर 70 ईयर्स तक की जो भी एज लिमिट है, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। एक व्यक्ति मान लो अपॉइंट हुआ, उसके 3 साल पूरे हो गए तो उसका टेन्योर खत्म हो गया, या मान लो उसके 70 साल पहले पूरे हो जाते हैं, वो पहले 70 साल का पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर तब भी टेन्योर खत्म हो जाएगा। जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से उसका टेन्योर खत्म। लेकिन मान लो वो 70 साल का पूरा ना हुआ हो, अभी 3 साल सर्व कर लिया, उसके बाद क्या उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो चेयरपर्सन या जो मेंबर्स होते हैं NHRC के कैन बी रीअपॉइंटेड, तो हम इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है और ये इनएलिजिबल है फॉर फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि भाई दूसरी और सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर ये नहीं जाएंगे टेन्योर के बाद में, ठीक है। बाकी दूसरे और काम को नहीं पकड़ सकते। बाकी पावर्स एंड फंक्शंस की जब हम लोग बात करेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेन पावर क्या है? देखो इनके पास में जो मेन पावर आती है वो सिविल कोर्ट की पावर है। जैसे सिविल कोर्ट के पास ताकत होती है वैसे NHRC के पास ताकत है। सिविल कोर्ट के पास क्या ताकत है कि भाई यहाँ पर कोई केस चल रहा है, सबूत को बुलाना है तो विटनेस को समन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग कर सकते हैं, एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी पावर जुडिशरी की कुछ पावर्स यहाँ पर मिल जाती हैं इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। दूसरा इनका फंक्शन है ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेशन, यानी यही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर सकता है? ह्यूमन राइट वायलेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ह्यूमन राइट वायलेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है कहीं पर अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सेंट्रल एजेंसी का यूज़ करके, स्टेट एजेंसीज का यूज़ करके वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। फिर नवी चीज़ आती है रिमूवल ऑफ NHRC मेंबर्स। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स हैं स्पेशली उनको रिमूव किया जा सकता है। तो जो चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं क्या ये रिमूव हो सकते हैं? बिल्कुल, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं उनको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। या फिर ये जितने भी मेंबर्स होते हैं NHRC का ये खुद से भी रिजाइन देकर उस पद को खाली कर सकते हैं। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स में रिजाइन बाय रिटन नोटिस, रिटन नोटिस देकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रिजाइन कर सकते हैं। फिर बात आती है सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर सैलरी और अलाउंसेस को डिटरमाइन करा गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सभी मेंबर्स के लिए जो तनख्वाह होती है, अलाउंसेस होता है, सर्विस कंडीशन है, उन सबको डिसाइड करती है। अच्छा, NHRC के बारे में आपने समझा, आपने देखा कि भाई मानव अधिकार की बात कर रहा है, पावर्स भी बहुत सारी हैं। तो NHRC के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, तो वो लिमिटेशंस भी आपने पता होने चाहिए। इनकी पावर्स बहुत सुप्रीम नहीं है। ये जो भी डिसीजन देते हैं ना, जो भी इनकी एडवाइजरी आती है वो सारी रिकमेंडेटरी होती है या रिकमेंडेशंस होते हैं, और रिकमेंडेशंस कभी भी बाइंडिंग नहीं होते, ये याद रखिएगा।
यानी एनएचआरसी का केवल और केवल मेन काम है कि आप ऐसा कर लो, इतना कह देना। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर उस चीज़ को इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती है। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि बस खाली केवल कहने का पर्पज़ है, इनकी बात कोई सुने ना सुने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोई भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इनके पास में नहीं है। एनएचआरसी मेनली डिपेंडेंट होती है पुलिस के ऊपर या स्टेट एजेंसी के ऊपर में। कहीं पर कोई इन्वेस्टिगेट करना है केस तो पुलिस के पास जाएंगे या स्टेट एजेंसीज के पास जाएंगे। इससे इनकी इंडिपेंडेंसी पे भी क्वेश्चन उठता है। पहली बात तो इनकी कोई बात नहीं सुन सकता, बात सुने ना सुने दूसरे के ऊपर मर्जी है। दूसरा, यहाँ पर इनके पास में जो ये इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है वो भी डिपेंडेंट है। फिर तीसरा, जो एनएचआरसी है ये कंप्लेंट्स को इंक्वायर कर सकता है। अगर वो कंप्लेंट मतलब कोई हादसा हुआ है तो 1 साल के अंदर अंदर अगर कंप्लेंट फाइल हो गई है, तभी यहाँ पर जो एनएचआरसी है वो जनरली यहाँ पर इंक्वायर करता है, उस इन्वेस्टिगेशन को देखता है। ठीक है। उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस की जब भी बात आएगी तो कोई भी पावर आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर में एनएचआरसी की नहीं देखने को मिलती है। तो डायरेक्टली कोई मिलिट्री रिलेटेड जो एलिगेशंस है उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता एनएचआरसी। ठीक है, तो एनएचआरसी के बारे में बात हो गई। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ गवर्नेंस के लिए एनएचआरसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहे रिविजन पॉइंटर, कभी भी आप एनएचआरसी के बारे में आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को सीखा होगा। सेशन छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ चीज़ें थी जिसके प्रति एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।